शुरू करते हैं आज का लेक्चर इकोनॉमिक्स। कल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो बताइए। कल के लेक्चर के ऊपर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, पहले उसको रिजॉल्व करते हैं और फिर हम आज के एरिया की बात करते हैं। मार्कर, हाँ पूछ लें। बुक सबको मिल गई? कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, बुक मिल गई बस, ठीक है। मुझे मार्कर ला दीजिएगा जी। मार्केट क्या होती है? क्लियर है। बायर कौन होता है? क्लियर है। सेलर कौन होता है? डिमांड क्या होती है? एक बंदा विलिंग हो और उसके पास परचेजिंग पावर भी हो। जब तक ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी साइमल्टेनियसली, तब तक वो बंदा डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। डिमांड के कुछ हम लोगों ने कल डिटर्मिनेंट्स भी स्टडी किए थे, मुझे एक एक करके बताते जाएं। डिटर्मिनेंट नंबर 1 देखना नहीं है, ऐसे ही बताना। डिमांड का पहला डिटर्मिनेंट कल नहीं आया था, ये आए थे तो फिर तो पता होना चाहिए। हमने इतनी सारी ढेरों बातें की थी, प्राइस, इनकम, कुछ कुछ याद आ रहा है? भाई एक बता दो जल्दी से, कोई नहीं सुन रहा, मुझे बता दो, कान बता दो बता दो बता दो बता दो। इनकम। इनकम, भाई ने कहा इनकम। तो साथ वाले भाई, इनकम का क्या इफेक्ट होता है? हाँ, इनकम का डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा? अगर इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ती है। क्या ये सही कह रहे हैं कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो क्या डिमांड भी बढ़ जाएगी? क्या इसमें कोई गलत बात तो नहीं कह रही है? क्लास सपोर्ट करती है इनको? ठीक है सर। अगला डिटर्मिनेंट टेस्ट। टेस्ट का पूछते हैं भाई से, सर टेस्ट का क्या इफेक्ट होगा डिमांड के ऊपर? टेस्ट अच्छा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर टेस्ट अच्छा होगा तो डिमांड अच्छी होगी। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं? गलत तो नहीं कह रहे? भाई के पास चलते हैं। सर डिमांड का एक नया डिटर्मिनेंट बताएं। इनकम और टेस्ट हो गया, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्राइस के बारे में शायद ने कल क्या कहा था? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। क्या ये गलत बात है? जब प्राइस बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड कम होती है, ज्यादा कम हो जाती है। सर डिटर्मिनेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स की भाई ने बात कर दी। ये क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? क्लास नहीं ली थी, भाई के पास चलते हैं। सर व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड? किसी भी चीज के रिप्लेस। अच्छा, तो जरा खुल के एक्सप्रेस करें ना। सब्स्टिट्यूट डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सर अगर हमें एक चीज़ नहीं मिल रही तो उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि दूसरी चीज़ है जिससे गुजारा। कोई एग्जांपल दे दें। सर जैसे पैंट नहीं मिल रही तो ट्राउजर। जैसे पैंट नहीं मिल रही तो ट्राउजर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जिनको आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बदले कोई और चीज बाय कर सकते हैं। ये भाई बहुत खामोश बैठे हैं। इसका क्या इफेक्ट था डिमांड के ऊपर? डिमांड कम। किसकी? पैंट। पैंट की प्राइस बढ़ गई तो मुझे बताइए ट्राउजर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? ट्राउजर की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पैंट की प्राइस बढ़ती है तो पैंट की अपनी डिमांड क्या हो जाएगी और ट्राउजर की डिमांड बेहतरीन हो गया। आगे चलते हैं, खवातीन से पूछते हैं, कोई अगला डिटर्मिनेंट बता दें। फैशन क्या इफेक्ट होगा? मेहरबानी आपकी। सर जैसे नए ट्रेंड्स आते हैं तो जब नया ट्रेंड आएगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे ही नया ट्रेंड आता है तो उसकी देखा देखी लोग बाय करना शुरू कर देते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। जी मिस। नंबर ऑफ बायर्स तो क्या इफेक्ट होगा? जैसे ही नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सर डिटर्मिनेंट बता दें। सर क्या इफेक्ट होगा? एडवर्टाइजमेंट से डिमांड बढ़ती है। कैसे साबित करें? साबित करें। किसी चीज़ की
जब आप किसी चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं तो ज़्यादा लोग उसको वॉच करते हैं। जब ज़्यादा लोग बार बार उसको देखेंगे तो उनमें ख़रीदने की चाह डेवलप होगी, और अगर उनकी जेब में पैसे हैं तो वो चीज़ बाय करने की तरफ चले जाएंगे, और अगर जेब में पैसे ना हो तो वो चोरी करते हैं। पहले चोरी करेंगे, फिर पैसा अंदर करेंगे, और फिर वो बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बता दें कि मैंने कल जाते जाते 2 अल्फाज आपको बता के गया था। वो अल्फाज कौन से थे? मैंने कल आपको बताया था जाते हुए कि 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। और इसकी मैंने आपको रीजन भी दी थी, वो भी बता दें। चले पूछ लेते हैं ना सर, ये क्वांटिटी डिमांडेड को मैंने अलग क्यों किया था इस डिमांड से? पहले 2 तो नहीं कहा था, सिर्फ प्राइस का था, सिर्फ प्राइस। तो अगर चेंज किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट की वजह से अगर चेंज है तो ऐसा चेंज कहां पे जाएगा? चेंज इन। और अगर प्राइस के अलावा कोई भी और फैक्टर है, इनकम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस होगी, सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस होगी, फैशन, टेस्ट, एड, कुछ भी हो, वो कहां पे जाना है? चेंज इन डिमांड। तो यहां मैं लिख देता हूं अदर देन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? एक मेरा आखिरी सवाल, आप लोगों ने मुझे वो नहीं बताया जो मैं सुनना चाह रहा था। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दो चीज़ों को हम साथ साथ यूज़ करेंगे, अदरवाइज एक चीज़ हमारे लिए क्या है? बेकार। तो सर अगर उसमें से किसी एक की प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्लास नहीं ली थी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो बताना क्या होते हैं? चलिए मुझे इक्वेशन पूरी कराएं। प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गई, इससे क्या होगा? डिमांड ऑफ एक्स कम हो जाएगी। ये तो सबके लिए सेम है, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे सब्स्टिट्यूट हो, ये तो रिश्ता सबका सेम है। अगर y सब्स्टिट्यूट है तो मुझे बताइए y की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? इसकी प्राइस बढ़ गई है, इसकी डिमांड कम हो गई है, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर यही y कॉम्प्लीमेंट्री होता फिर तो उसकी डिमांड क्या हो जाती? कम हो जाती। तो ब्लू वाले को मैंने किससे डिनोट किया है? और रेड वाला मेरे लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये फर्क कभी भूलेगा तो नहीं? ये एक पक्का एमसीक्यू होता है पेपर में। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। जी मैं दोबारा बता देता हूं, आप कल आए थे? देखें, कोक और पेप्सी। कोक 100 रुपए की थी, पेप्सी भी 100 रुपए की थी। कोक ने कहा हम बोतल को 130 की कर देंगे, तो कोक की प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। अब मुझे बताइए, कोक और पेप्सी आपस में सब्स्टिट्यूट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं। यानी कि अगर एक बंदे ने कोक महंगी होने की वजह से छोड़नी हो तो वो किसके पास जाएगा? पेप्सी के पास चला जाएगा। तो अगर कोक की प्राइस बढ़ गई है तो कोक की डिमांड कम, मगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी देखना है कि वो प्राइस बता रहे हैं या वो डिमांड बता रहा है। तो ये एक्टिव होकर सुनना है। अच्छा,
अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि कार, पेट्रोल, ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट? कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि जब तक पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी, कार की प्राइस बढ़ जाती है, कार की अपनी डिमांड कम। जब लोग गाड़ी ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक शो, मजा में। चलो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं। सर जी, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स के अंदर ना चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग जितनी भी अजम्पशंस होती हैं ना उनको कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हर चेंज के साथ डिमांड चेंज होना शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने कल कितने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे? प्राइस पढ़ा था, इनकम पढ़ा था, टेस्ट, बायर, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्यूचर शॉर्टेज, फ्यूचर में प्राइस की ज्यादती, प्राइस का बढ़ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सारी चीज़ें क्या रखो, कांस्टेंट रखो। यानी कि ना इनकम बढ़ रही है, ना इनकम बढ़ रही है, ना कोई ख़ास फैशन में चेंज आ रहा है, ना एड्स आ रहे हैं, ना फ्यूचर में शॉर्टेज होगी, ना फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी, ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ना कोई सब्स्टिट्यूट है। सारे डिटर्मिनेंट्स उसने क्या कर दिए हैं? कांस्टेंट कर दिए हैं। बस एक डिटर्मिनेंट उसने हिलाया, दैट इज प्राइस। और प्राइस भी कौन सी? प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट। ये जो मैंने वर्ड कांस्टेंट आपको बताया ना कि सब चीजों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसके लिए एक वर्ड है सिट्रस पैरेबस। दोबारा बोले, सिट्रस पैरेबस। फिर से बोले, सिट्रस पैरेबस। सिट्रस पैरेबस मीन्स कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। देयर इज एन inverse relationship between price of a particular good and its quantity demanded and its quantity। अब यहां पे एक फर्क समझ लें, जब मैं क्वांटिटी डिमांडेड का वर्ड यूज कर रहा हूं तो मेरा सिंबल ये होगा, और जब मैं सिर्फ डिमांड का वर्ड यूज कर रहा हूं तो मेरा सिंबल कैपिटल डी होगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है जो इन दोनों में था? क्वांटिटी डिमांडेड में किस वजह से चेंज आया होगा, और डिमांड में किस वजह से चेंज आया होगा, अदर देन प्राइस। तो सर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल। मगर कीपिंग ऑल थिंग्स। और अब आपने वर्ड डिमांड का यूज नहीं करना, आपने वर्ड किसका यूज करना है, क्वांटिटी डिमांडेड। कल तक आप वर्ड डिमांड डिमांड खेल रहे थे मेरे साथ, अब क्या बोलना है? मगर कब? जब फर्क किसके साथ आ रहा है, और अगर प्राइस के अलावा इनकम हो, प्राइस के अलावा फैशन हो, प्राइस के अलावा टेस्ट हो, फ्यूचर शॉर्टेज हो, तो वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, फिर वर्ड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिमांड। याद है? क्लियर होगी बात जी? जी हाँ, तो ये सेम ही है ना। एक्स के बढ़ने से एक्स की डिमांड की बात हो रही है, मैं इसको सेम कह रहा हूं। एक्स के बढ़ने से वाई की बात नहीं कर रहा। एक्स की प्राइस का इफेक्ट किस पे आएगा, एक्स की डिमांड पे आएगा। तो इसलिए मैंने वर्ड सेम यूज किया। इकोनॉमिकल जो लॉज होते हैं ना, इकोनॉमिक्स के जो लॉज होते हैं वो तीन तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दूसरा न्यूमेरिकल फॉर्म में, या जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और तीसरा ग्राफिकल फॉर्म में।
तो आपको भी तीनों तरीके से लॉ को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अभी हमने जो फॉर्म पढ़ी है दैट वाज नैरेटिव फॉर्म, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है, मैंने गलत बोला, प्राइस के बढ़ने से क्या कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। क्यों? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अब इसी चीज को साबित करते हैं टेबुलर फॉर्म में। प्राइस 1 2 3 4 5 6 ये कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, मगर जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है सेम प्रोडक्ट एक्स की, वो देखें, अगर 1 रुपया था तो प्राइस, सॉरी, अगर प्राइस 1 रुपया थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 60, प्राइस 1 से 2 हो गई तो 3 हो गई तो 4 हो गई तो 5 हो गई तो 6 हो गई तो, एक बात और याद रखनी है, जितना आसान टेबल अपने लिए बनाएंगे उतना ही लॉ को बेटर एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। मैं यहाँ पे 40 35 25 20 भी कर सकता हूँ, मगर मैंने क्या किया, सेम फर्क रखा है 10-10 का, और वहाँ पे सेम फर्क रखा है 1-1 का, ताकि लॉ को समझने में क्या हो, आसानी हो। एक काम कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ बनाते हैं। अच्छा, ये ग्राफ्स बनते हैं फ्री हैंड, तो इसमें परेशान नहीं होना। प्राइस आपने हमेशा कहाँ रखनी है, वाई एक्सिस पर, और क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कहाँ पे आएगी, एक्स एक्सिस पे आएगी। अच्छा जी, प्राइस देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कर लेते हैं 10 20 30 40 50 और 60। मुझे बताइए, जब 1 रुपया प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, 60, तो मैं इसको यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। जब 2 रुपया प्राइस हुई तो 50, जब 3 रुपये प्राइस हुई तो, जब 4 रुपये प्राइस हुई तो कितना, जब 5 रुपये प्राइस हुई तो, और जब, क्या ये कर्व ऐसे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस मेरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 4 रुपए के ऊपर, 4 रुपए के ऊपर मेरे पास कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, या कितने यूनिट्स की डिमांड आ रही है, 30 की। जैसे ही प्राइस 4 से बढ़ के 5 पे गई तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये कितना हो गया, 30 हो गया। एक काम करते हैं, इसको कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब 4 रुपए की प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड थी मेरे पास कितने की, 30 की। जैसे ही मेरी प्राइस बढ़ गई, 5 हो गई, तो इसमें क्या फर्क आया, 20। प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, तभी ये जो स्लोप आ रही है ना, ये डाउनवर्ड स्लोप आ रही है। ये स्लोप कौन सी है, डाउनवर्ड स्लोप है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ये देख रहे स्लोप, इट इज डाउनवर्ड स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। 6 रुपए के ऊपर कंज्यूमर कितने यूनिट्स को बाय कर रहा है, 10 को बाय कर रहा है। और जैसे ही 6 से प्राइस 5 पे गई, 6 से यानी कि प्राइस कम हो गई, तो मुझे बताइए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई या कम होगी, ज्यादा। तो वो 10 से कहां पे चला गया, 20 पे चला गया। और अगर मैं मजीद 1 रुपया कम कर दूं तो वो कितने पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा।
the price of the product in question is the only variable that is not held constant. क्योंकि प्राइस को ही हम छेड़ेंगे तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड पे. हमने बाकी सारे वेरिएबल्स को क्या कर दिया है, कांस्टेंट. किसको कांस्टेंट नहीं किया, प्राइस को नहीं किया. द ग्राफ शोज दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. तो अब आपसे एमसीक्यू आता है कि बताइए डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गई या अपवर्ड हो गई, तो क्या बताएंगे, डाउनवर्ड. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये देखें लेफ्ट से कहां पे मूव कर रही है, राइट साइड पे मूव कर रही है. ये लेफ्ट है, ये राइट है. ट्रेंड यहां से स्टार्ट हो रहा है, होते होते कहां पे गिर रहा है, राइट साइड पे जा रहा है. ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो अभी हमने दो बातें सीख ली हैं. एक तो ये कर्व कौन सा होता है, डाउनवर्ड, और उसकी मूवमेंट कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनमें जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्स. यहां तक क्लियर है, पक्का. अच्छा जी, हमने क्या क्या अजम्पशंस ली हैं अब तक. इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स रिमेन कांस्टेंट, expectation about future prices remain constant, number of buyers remain constant, weather conditions remain constant, custom habits fashion trend remain constant, और कोई भी टैक्सेस इसके ऊपर इम्पोज नहीं हुए. क्योंकि अगर टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ गई या कम होगी, बढ़ जाएगी. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या रख दी हैं, कांस्टेंट रख दी हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वो वेरिएबल जो कि कांस्टेंट नहीं है वो क्या था, प्राइस का, जिसकी वजह से इफेक्ट कहां पे आ रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. यहां तक क्लियर है, पक्का, श्योर, ओके. अब आपको दो वर्ड्स सिखाता हूं. अगर मुझे यहां पे डस्टर मिल जाए. एक है एक्सटेंशन इन डिमांड और एक कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. एक क्या है, एक्सटेंशन, और एक क्या है, और एक किस में मिलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. बच्चों ये बताओ जरा मुझे, अगर 6 रुपए के ऊपर 10 यूनिट्स बिक रहे थे, 6 के ऊपर 10 बिक रहे थे, मैंने प्राइस कम करके 5 रुपए कर दी, मेरे यूनिट्स 10 से बढ़ के कितने हो गए, 20. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं, जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं, तो क्या मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है. इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड. यानी कि जब आप मूव करें विद इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंशन. क्या कहलाएगी, एक्सटेंशन. जब आप उसी लाइन के ऊपर, उसी कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं, उसी लाइन पे चल रहे हैं. मैंने कोई नया ग्राफ बनाया नहीं, उसी लाइन पे मैंने 2 पॉइंट्स रखे हैं, 6 रुपए के ऊपर 10 रुपए, 5 के ऊपर 20 रुपए. तो जैसे ही मैंने प्राइस गिराई, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 10 से हो गई 20. इसका मतलब है कि ये बढ़ गई. तो बढ़ना एक्सटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है. इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन. ये क्लियर हो गया. इसका रिवर्स करते हैं. मैं 5 रुपए पे खड़ा हुआ था, प्राइस मैंने बढ़ा के 6 कर दी, या सप्लायर ने प्राइस 6 कर दी. मैं पहले सप्लायर से 20 यूनिट्स बाय किया करता था. जैसे ही उसने 1 रुपया बढ़ाया, अब मेरी जेब में तो पैसे वही है, कांस्टेंट है, मेरी इनकम चेंज हुई है नहीं, मगर प्राइस
बढ़ गई है। इट मीन्स कि जब प्राइस 5 से बढ़ के 6 हो जाती है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 20 से कम होकर कितनी हो जाएगी? 10। एक्सटेंड कर रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट का उर्दू तर्जुमा क्या होता है? सकड़ना। और एक्सटेंशन का क्या होता है? फैलना। तो जब प्राइस गिरेगी और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। जब प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांडेड सुकड़ेगी, वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। अब ये पढ़ लेगा, इसको पढ़िएगा। At price of 6, the consumer is willing to buy 10 units. मगर जब प्राइस कम होके 6 से 5 पे आ गई और मेरी जेब में उतने ही पैसे हैं, पैसे नहीं चेंज हो रहे, मगर प्राइस क्या हो गई है? कम। तो अब मुझे बताइए, मैं ज़्यादा खरीद पाऊंगा या कम खरीद पाऊंगा? ज़्यादा खरीद पाऊंगा। तो जब प्राइस 6 से 5 पे आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो गई बाय 10 यूनिट्स। पहले 10 था, अब कितना हो गया? कितना फर्क आया? 10 का। तो जब वो 10 to 20 पे गया तो राइज कितना आया? 10 का। और अगर वो मैं फर्दर 1 रुपया कम कर दे तो फिर 30 पे आ जाऊंगा। 10 से 30 तो कितने का फर्क आ गया? 20 रुपए का। यानी कि मैं अब 20 यूनिट ज्यादा बाय कर सकता हूं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है या एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन इज द ओनली वेरिएबल दैट इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट, क्योंकि बाकी हमने क्या रखे हैं? सारे कांस्टेंट रखे हैं। द ग्राफ शोज दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो बात हम लोगों ने देख ली है। इसको समझते हैं ऐसे, if consumers are willing to purchase more or less of a good due to change in price, और बाकी फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट। तो अगर तो मैं ज्यादा बाय कर रहा हूं लो प्राइस पे, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज मोर एट अ लोअर प्राइस, इट वुड बी एक्सटेंशन। और अगर मैं कम खरीदूंगा क्योंकि प्राइस मेरी बढ़ गई है, तो इट वुड बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जहन में ये रखना है कि जब हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो हम उसी लाइन पे अपनी मूवमेंट चेक कर रहे हैं। हमने कोई नया प्लॉट नहीं बनाया, उसी लाइन पे देख रहे हैं कि हम किस किस पॉइंट पे खड़े हैं। जब आपकी मूवमेंट यहां से यहां पर आएगी, यहां से यहां पर आएगी, यहां से यहां पर आएगी, तो गौर कीजिएगा क्वांटिटी डिमांडेड इस तरफ से बढ़ रही है, तो ये एक्सटेंशन है। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं इट इज एक्सटेंशन, और अगर आप इस तरफ जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक इसको दिमाग में बसा, यहां तक दिमाग में डालें। यहां तक कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। हमने 3 बातें की हैं। पहली बात यह कि तमाम फैक्टर्स को हमने क्या रखा है? कांस्टेंट। उनको हमने छेड़ा नहीं। किसको सिर्फ हमने तंग किया? प्राइस को। प्राइस को अगर मैं तंग कर रहा हूं तो उसकी चेंज क्या कहलाएगी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या ये क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक्सटेंड कब करेगी? जब प्राइस कम होगी और डिमांड, और अगर इसका रिवर्स हो तो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और क्या मैंने कोई नया प्लॉट बनाया? क्या मैं उसी लाइन पे मूवमेंट चेक कर रहा हूं, उसी पॉइंट्स पे देख रहा हूं? और अगर मूवमेंट इस तरफ से है तो एक्सटेंशन, और अगर ऐसे है तो कॉन्ट्रैक्शन। इसको एक दफा बना लें अपने रजिस्टर के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसको बस बना लें जल्दी से। जब ये पेपर था ना थ्योरेटिकल, आपको शायद आइडिया ना हो, इकोनॉमिक्स का पहले पेपर कैफ में हुआ करता था। कैफ 2 था ये बेसिकली पुरानी स्कीम में। तो वहां भी क्या होता था कि आपको ग्राफ्स एग्जाम में बनाने पड़ते थे, बट अब वो चक्कर नहीं है। अब बनाने से ज्यादा समझना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्राफ्स को समझना आना चाहिए। इसको जल्दी से एक दफा
रफ सा बना लें ताकि कुछ हद तक आपको आइडिया हो कि हम लोगों ने क्या बात अभी की है। ये बात समझ आती? CP मीन्स सिट्रस पेरिबस, इनकम भी कांस्टेंट, प्राइस सब्स्टिट्यूट की भी कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री की भी कांस्टेंट, टेस्ट कांस्टेंट, सब कुछ हमने क्या रख दिया है? कौन सा फैक्टर कांस्टेंट नहीं है? फर्क किस पे आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड पे। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और अगर मैं ग्राफिकल व्यू दूं तो अगर प्राइस फर्ज करें, पहले 5 रुपये थी, पहले क्या थी? 5 रुपये के ऊपर 20 आइटम्स आप बाय कर सकते थे, 5 के ऊपर 20 बाय कर सकते थे। प्राइस बढ़ गई, 10 पे चली गई, तो ये कम हो रहे हैं। 20 से कम हो गए, कितने पे आ गया? 10 पे आ गया। इट मीन्स कि ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। और अगर मैं इसी का रिवर्स कर लूं कि पहले प्राइस 10 थी और आइटम्स कितनी आती थी? 10। अब प्राइस कम हो गए, 5 हो गई और आइटम्स कितनी आ रही हैं? 20। तो जब इस तरफ ट्रेंड उठा तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। तो अगर ऐसे आ रहा है तो देखें, जब वो इस तरफ मूवमेंट करेगा ना तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है इस तरफ को। तो जब इस तरह की मूवमेंट है, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और जब एरो का इस तरफ जा रहा है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। डन? चलें आगे, पक्की बात है? श्योर? समझ आ गया? अब जरा सोचें, क्या हमेशा ही ये लॉ ऑफ डिमांड हर प्रोडक्ट के लिए वैलिड है? मुझे सोच के बताएं कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन पता ना क्या होता है? हट के, यानी कि वो चीजें जो कि इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। सोचें, गंदम माटा, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेशक उनकी प्राइस बढ़ रही हो, मगर क्या हम उनको खरीदना बंद कर देंगे? डिमांड कम कर देंगे? भूखे रह लेंगे? नहीं। तो जो नेसेसिटीज हैं उन पे ये लॉ फॉलो नहीं करता। गुड, वेरी गुड। और बताएं? मेडिसिन, वो भी उसी में आ जाएगी ना? और बताएं? गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई एग्जांपल दें, सोच लें एग्जांपल तब तक। हाँ जी, कोई और? हाँ, नेसेसिटी में आ गया ना वो। नेसेसिटी से हट के बताएं।
जब इनकम बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है और इनकम भी बढ़ रही है, तो क्या तब लॉ ऑफ डिमांड रहेगा? अब अगर प्राइस बढ़ रही है और मेरी जेब में पैसे भी बढ़ रहे हैं तो मैं कम बाय करूंगा या ज्यादा बाय करूंगा? ज्यादा बाय कर सकता हूं। तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे फॉलो नहीं हो रहा जहां पे इनकम बढ़ रही है, जहां पे बेसिक नेसेसिटीज हैं। और बताएं, सोचो सोचो, शाबाश। इकोनॉमिक्स में अक्सर चीजें ना आप सोच के समझ आती हैं, सोचिए, दिमाग चलाएं अपना, बताएं। ये जो गुड्स होते हैं, जिस तरह आईफोन हो गया, आप कितने भी इनकी प्राइस बढ़ा लें, क्या इनकी डिमांड में कभी कमी आएगी? क्यों? क्योंकि जिसने आईफोन खरीदना है उसने आईफोन ही खरीदना है, चाहे जितने मर्जी पैसे आईफोन वाले बढ़ा लें। कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो कि ब्रांडेड गुड्स होती हैं और उनको कस्टमर ने लाजमी बाय करना ही होता है, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो उसके बढ़ने से आईफोन की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। और सोचें, नेसेसिटी, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, इनकम, और बताएं, फैशन। बेशक प्राइस बढ़ गई और मेरे पास इनकम लिमिटेड सी है, मगर मैंने क्या करना है? फैशन को फॉलो करना है। मैंने शादी पे 300 से कम मेहमान बुलाने नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मगर आजकल क्या चल रहा है? फैशन चल रहा है। मैंने डीजे भी करना है, मैंने रस्में भी सारी करनी है, मैंने नाच गाना भी करना है, सब कुछ करना है। बेशक क्या बढ़ रही हैं प्राइसेस, मगर उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1 क्या है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। The law of demand is not applicable to the basic necessities such as sugar, rice or wheat, because people will keep on buying these commodities regardless of the increase या decrease in prices. अगली क्या लिखी हुई है, जरा पढ़िएगा? Confer distinction। इसके साथ लिख लें branded products। branded products इनकी भी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क नहीं आता। फिर चेंज इन इनकम। जब प्राइस बढ़ी है और साथ में इनकम भी बढ़ गई है, प्राइस तो बढ़ी है मगर साथ में क्या बढ़ गया है? इनकम भी बढ़ गई है। तो अब मुझे बताइए, क्या मेरी बाइंग पावर कम हुई या ज्यादा हुई है? ज्यादा हो गई ना, क्योंकि मेरी इनकम भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो मैं कितना बाय करूंगा, कम या ज्यादा? ज्यादा। तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। फिर कभी कभी ना कस्टमर बेचारा इग्नोर होता है। आपने वाले साहब से कहा कि मुझे सीए की बुक्स बाय करनी है, मुझे पैसे चाहिए, और हर सीए की बुक जो है ना वो 1500 से कम की नहीं है। अब अब्बा जी को तो नहीं पता, ही इज इग्नोर, और आपने प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा के बता दी है, हालांकि असल प्राइस 300 से 500 के बीच में होती है, और आपने क्या कोट किया है? शैतान भी कंफ्यूज है कि मैं शैतान हूं या आप लोग शैतान हैं। तो आपने किसी की इग्नोरेंस का क्या उठाया? फायदा उठाया। अब आप बेशक ज्यादा प्राइस भी डिमांड कर लें, आपको पैसे मिलेंगे, और आप क्या उसी बुक्स को ऊपर लगाएंगे? नहीं, आप तो अपनी आशी में लगा रहे होंगे पैसे। तो कभी कभी जब एक कस्टमर मार्केट में जाता है और उसको नहीं पता कि ये चीज कितने की है, दुकानदार कोई भी प्राइस कोट कर ले, अगर उसके पास बार्गेनिंग स्किल्स नहीं है तो उसको प्रोडक्ट फिर भी बाय करना ही करना है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क नहीं आता। अनसर्टन कंडीशंस। इफ हाई अनसर्टेनिटी इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट एंड फियर ऑफ बीइंग शॉर्टेज, भाई पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगी या फ्यूचर में वो चीज शॉर्ट हो जाएगी, मुझे फ्यूचर में पेट्रोल नहीं मिलना। करंट जो पेट्रोल वाले हैं
वो अगर आपको महंगे दामों भी बेच रहे हैं तो क्या आप लेना बंद कर देंगे? नहीं। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और साथ साथ डिमांड में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज आ रहा है। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, मैं एक दफा रिपीट कर दूं। नेसेसिटीज, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, चेंज इन शॉर्टेज और इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर। जितना इसको इंटरेस्टिंग लेंगे ना सब्जेक्ट को, और जितना इसको डेली लाइफ के साथ आप लिंक करते जाएंगे, ये कभी भी आप पे बर्डन नहीं, क्योंकि हमने कोई टेढ़ी बात तो की नहीं अभी तक, सारी रोजमर्रा की बातें हैं। ऐसे ही है ना? चल आपसे एक और सवाल पूछता हूं, इस लॉ ऑफ डिमांड का फायदा किसको होगा? बायर को होगा या सेलर को होगा? क्या फायदा होगा सेलर को? क्या फायदा है सेलर को? अगर सेलर लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करे तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? प्राइसेस देख कर सेट करेगा। उसको पता होगा कि कौन सी चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा है और वो उसी के मुताबिक वही चीज ज्यादा बनाएगा और उसी चीज की प्राइस भी वो ज्यादा सेट करने की कोशिश करेगा। और बताएं, लोग करते हैं। नेक्स्ट कोला क्या कर रहा है आजकल? जब उसकी डिमांड बढ़ी है तो वो नेक्स्ट कोला जो शायद मार्केट में बहुत सस्ती बिका करती थी या होती ही नहीं थी, अब उसकी प्राइसेस देखें कोक को मैच कर रही है। और हाँ, और बताएं, अब उसका सब्स्टिट्यूट जो अब बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, हालांकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं था। कोक की क्वालिटी में और नेक्स्ट कोला की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? बट अब इन हालात की वजह से वो बेचारों की अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ी, या जो उनका एक पुराना प्रोडक्ट था टीम, उसको लॉन्च करना पड़ा। अच्छा, और बताएं क्या फायदा होगा इस लॉ का? किसी एक ऐसे इंसान पे फायदा, या कोई एक ऐसा इंसान है जो कि इससे फायदा उठा रहा है जो कि गवर्नमेंट में होता है, सोच के बताएं कौन सा वजीर इससे फायदा उठा सकता? करीब करीब हो। कौन सा मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, जितने ज्यादा कस्टमर उसको बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे, उतना ही वो उसके ऊपर टैक्स लगा के क्या हासिल करेंगे? टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि लोगों ने तो बाय करना ही करना, और जब लोग बाय करेंगे तो उनको क्या मिलेगा उसके बदले? टैक्स मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके यूजेज किस किस को मिलते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। प्रोड्यूसर जो बना रहा है प्रोडक्ट, वो डिटर्मिन करता है क्या? प्राइस, एंड डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट। भाई जिसकी डिमांड ज्यादा है वही बनाएगा ना। मैं एक मिसाल दूं, नेक्स्ट कोला की बात कर लेते हैं। ये जो नेक्स्ट कोला है, आप सिर्फ उसके वर्ड कोला से ही वाकिफ हैं। उसका एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो कि 7 अप का रेप्लिका, फिज अप। क्या उसकी डिमांड ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? कोला की ज्यादा है। उसका एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो कि माउंटेन ड्यू का रेप्लिका है। उसका नाम पता? नाम पता? नहीं। उसका पानी भी है, उसका नाम पता? और कुछ नहीं पड़ा साथ। उसकी एक मिरिंडा की कॉपी भी है। मजे की बात है कि हम उनका नाम भी नहीं पता। ये शायद बहुत ही कम लोगों को उसका नाम पता होगा, मगर हमें पता किस चीज का है? कोला। किसका पता है? कोला। इसका मतलब है कि वो जो सेलर बैठ के बना रहे हैं, आपको लगता है कि वो कोला, 7 अप और ये सारे प्रोडक्ट्स की इक्वल रेंज बनाते होंगे? किसको ज्यादा बनाते होंगे? जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा, और उसी की प्राइस भी वो क्या सेट करेंगे? ज्यादा, ताकि उनको क्या हो? प्रॉफिट हो। और यही काम क्या करेगा फाइनेंस मिनिस्टर? वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगा देगा ज्यादा, ताकि वो क्या जनरेट करे? टैक्स रेवेन्यू जनरेट करे, जिससे किसको फायदा हो? गवर्नमेंट को या पब्लिक को? गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स तो हम पे लगाते ही नहीं है वो लोग, वो तो अपनी सैलरियों में निकाल भूल जाते हैं। याद है? क्लियर होगी बात? पक्की बात है? श्योर? अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड की।
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं भूल गया हूं, उसका नाम क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अब क्या पढ़ने लगे हैं, क्या फर्क है दोनों में, मुझे आप लोग बताएंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या था कि प्राइस को मैंने चेंज किया, बाकी सबको मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, चेंज इन डिमांड ये है कि अब मैंने प्राइस के बारे में, अब मैंने किसके बारे में सोचना है, अदर फैक्टर्स के बारे में सोचना है। अब मैंने किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में सोचना है, और वो कौन कौन से थे, जरा शुरू करते हैं। हाँ, वेदर है, फैशन, नंबर ऑफ बायर्स, इनकम, टेस्ट, चलो, एडवर्टाइजमेंट, हार गई आप। हाँ जी, फ्यूचर शॉर्टेज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट, खत्म हो गए। आप कहते हैं एनी अदर, ठीक है ना, तो काम भी हो गया और आपने जवाब भी नहीं दिया। अब इन दोनों में क्या फर्क है, एक फर्क तो मैंने आपको बता दिया कि आपने सोचना किसके बारे में है, अदर फैक्टर्स के बारे में सोचना। मैंने आपसे पीछे एक बात कही थी कि यहां पे मैंने कोई नया ग्राफ प्लॉट नहीं किया, मैं उसी ग्राफ के ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा था, मैंने उसी पे इसकी मूवमेंट देखी है। क्या देखी है, ये मूवमेंट है, ये क्या है, अब ये अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, दिस इज मूवमेंट, ये क्या है, ये मूवमेंट है, चाहे मैं इस तरफ जा रहा हूं चाहे मैं इस तरफ जा रहा हूं। और अगर मैं इस पाथ को छोड़ के इस पाथ पे आ जाऊं, ये पाथ ये था, एक नया पाथ है, ये मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट नहीं है, ये क्या है, ये शिफ्ट है। ये क्या है, शिफ्ट है। पहले मेरे पास चलने को एक ही पाथ है, मैं इस पे मूव कर रहा हूं, फर्स्ट कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन है और फर्स्ट कह रहे हैं ये एक्सटेंशन है। ये एक ही लाइन पे मैं मूव करी जा रहा हूं, जैसे यहां पे हो रहा था, एक ही लाइन पे मूवमेंट थी, ये मूवमेंट है एक लाइन पे। और अगर मैं अपना रास्ता चेंज करके इधर आ जाऊं तो ये शिफ्ट हो गया, मैंने एक पाथ को छोड़ के दूसरा पाथ इख्तियार कर लिया, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। जब आप चेंज इन डिमांड की बात करते हैं ना, तो उसमें शिफ्ट आता है, उसमें क्या आता है, शिफ्ट आता है। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। जरा एक दफा खुद पढ़ते हैं, करता हूं। प्राइस का कोई इंपैक्ट ज़हन में नहीं लेकर आना इसके अंदर। कहते हैं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स या कॉजेज ऑफ चेंज इन डिमांड। अब वर्ड डिमांड है, वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है। या फैक्टर्स विच शिफ्ट द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पहले था ये D1, डिमांड कर्व पहले क्या था, D1। अगर मैं इसी के ऊपर मूवमेंट करूं तो वो क्या कहलाएगी, मूवमेंट ऑन द सेम लाइन। और वो क्या है, चेंज इन डिमांड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मैं ये कर्व यहां पे ले जाऊं, D1 को मैंने कहां पे अब प्लॉट कर दिया है, D2 पे, तो दिस इज मूवमेंट और शिफ्ट, ये शिफ्ट है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बात करते हैं। कहता है राइज इन डिमांड, अगर तो डिमांड बड़ी है तो ये आउटवर्ड जाएगा या राइटवर्ड जाएगा। ये मुझे बताइए, इसके बाहर बन रहा है या इसके अंदर बन रहा है, बाहर बन रहा है। इट मींस कि डिमांड बड़ी है या कम हुई है, बड़ी है। और अब बताएं, अब क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। पहले क्या था, ग्रीन से ऑरेंज का सफर है, ग्रीन से बाहर बना ऑरेंज, इसका मतलब है कि डिमांड मेरी बड़ी है। और अगर ग्रीन से अंदर की तरफ आ गया हूं तो डिमांड मेरी कम हुई है। इसका मतलब है कि ये इफेक्ट कौन सा है, इनवर्ड इफेक्ट, डिक्रीजिंग इफेक्ट। और ये कौन सा था, इंक्रीजिंग इफेक्ट। राइज इन डिमांड मींस आउटवर्ड और राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। और फॉल इन डिमांड क्या है,
लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड या इनवर्ड, लेफ्टवर्ड या और आउटवर्ड या राइस। अब वो फैक्टर्स जो कि अदर देन प्राइस है, अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको फिर से बताने की जरूरत है कि चेंज इन इनकम से क्या होगा, टेस्ट से क्या होगा या वेदर से क्या होगा। पूछ लेता हूं, इनकम बढ़ी है, प्राइस चेंज नहीं हुई, डिमांड आउटवर्ड जाएगी या इनवर्ड रहेगी, राइज करेगी या फॉल करेगी, राइट वर्ड लगाऊंगा या लेफ्ट वर्ड लगाऊंगा, राइट वर्ड, राइट वर्ड। इनकम कम कर देते हैं, अब बताएं कॉन्ट्रैक्शन है या एक्सटेंशन है? यही गलती करते हैं आप लोग, यही गलती करते हैं आप लोग। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड इसका नहीं है, वो वर्ड किसका था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का वर्ड था। यही चीज आई कैप के एमसीक्यूज आप लोग गलत करके आते हैं। समझ आ रही बात मेरी? एक्सटेंशन दोबारा करते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब यूज करने हैं? क्वांटिटी डिमांडेड में। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्यों आता है? प्राइस की वजह से। बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं? अब आए चेंज इन डिमांड पे। चेंज इन डिमांड क्यों आएगा? और प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। इनकम कम हो रही है, अब मुझे बताएं चेंज इन डिमांड पे क्या फर्क आएगा? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। लेफ्टवर्ड या इनवर्ड? दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात, लेफ्टवर्ड भी और इनवर्ड भी। वेदर कंडीशंस खराब हैं और मुझे पकौड़े खाने हैं, मौसम बहुत प्यारा हुआ है, डिमांड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। आउटवर्ड या राइटवर्ड? या राइटवर्ड, एक ही बात, एक ही बात है। आई क्या वैसे भी पूछता है, ए आउटवर्ड, बी राइटवर्ड, सी बोथ, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ। अब जरा पढ़ें आप लोग। इनकम बढ़ रही है तो राइटवर्ड या आउटवर्ड, इनकम कम हो रही है तो इनवर्ड या लेफ्टवर्ड। टेस्ट पे डिपेंड करेगा, अगर तो अच्छा है तो आउटवर्ड और अगर खराब है तो इनवर्ड। वेदर पे भी डिपेंड करेगा, ये आउटवर्ड भी जा सकता है और इनवर्ड भी जा सकता है। पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी तो आउटवर्ड या राइटवर्ड या एक्सटेंशन शो कर। अच्छा, और अगर एड्स, एड से क्या होगा? ज्यादा, तो आउटवर्ड या एक्सटेंशन? यस। अभी यस किसने कहा था? किसी ने यस कहा था यहां से, चलो खैर। तो अगर एड्स बढ़ जाएं, बार बार वो आपको कहेंगे जाके बाय करो बाय करो बाय करो, और आपके पास पैसे भी जेब में हो, तो डिमांड ये मूवमेंट आएगी या ये मूवमेंट आएगी? कौन सी वाली? कौन सी वाली? ये वाली आएगी। पहले D1 था और अब क्या हो गया? D2 हो गया। अच्छा, D1 से D2 का मतलब ये नहीं कि आप D1 को मिटा देंगे, D1 रहेगा, तभी आप इस एरो की मदद से शो कर पाएंगे कि पहले D1 था और अब क्या हो गया? D2 हो गया। और प्राइस इज रिमेन, याद है? क्लियर है? पक्की बात है? चले मैं बोर्ड पे कुछ बनाता हूं और आपसे पूछता हूं। मुझे ये बताइए, ध्यान से मेरी बात समझनी है, ध्यान है मेरी तरफ या नहीं है?
शुरू करूं? सर जी ये एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज इट इज पेप्सी। जब पेप्सी 5 रुपए की थी तो पेप्सी के 10 यूनिट्स बिका करते थे। जब पेप्सी कितने 20, जब पेप्सी 10 की हो गई तो यूनिट्स 20 से कम हो गए, कितने पे हो गए? अटेंटिव होके बैठना। ये जो 10 कस्टमर्स इसने लूज किए हैं, किसके पास जाएंगे? इसका सब्स्टिट्यूट है कोक, और कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई। कोक अभी भी कहां खड़ा हुआ है? मुझे ये बताइए, क्या कोक जब 10 पे खड़ा हुआ है और ये हजरात मूव करके यहाँ पे आएंगे, जब इसने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो ये जो कोक है इसकी डिमांड एक्सटेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्या होगा? मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। पहले पेप्सी 5 रुपए की बोतल चार्ज करता था, अब उसने बढ़ा के 10 रुपए कर दिया, और कोक भी 10 रुपए की ही है। मुझे ये बताइए, ये जब 5 से 10 पे प्राइस बढ़ी है, सोच के जवाब देना। क्वांटिटी डिमांडेड 20 से कम होकर कितने पे हो गई है? अब ये यूज़र इसको महंगा होते देख किसके पास जाने की कोशिश करेगा? सब्स्टिट्यूट के पास। और सब्स्टिट्यूट की प्राइस भी कितनी ही है? कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ना ये इंक्रीज होगी और ना ये डिक्रीज होगी, ना ये इंक्रीज होगी और ना ये, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब मुझे ये बताइए, पहले ये 10 रुपए की बेचा करते थे, इन्होंने अब कितने की कर दी है? कोक भी 10 रुपए की ही बेचा करता था, इन्होंने अपनी प्राइस चेंज नहीं की, इन्होंने अपनी प्राइस गिरा दी है। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या कम होगी? राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? अब बोलेंगे। तो ये चेंज इन क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे क्या होगा? एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये 10 से कम हो गए, प्राइस कितने पे चली गई है? 5 पे। तो ये 10 से बढ़ के कहां पे आ गए? 20 पे आ गए, मगर इनकी प्राइस अभी भी 10 ही है। तो अब जरा मुझे ये बताइए, ये जो इनको एक्स्ट्रा कस्टमर्स मिल गए हैं, ये कस्टमर कहां से आए होंगे? कोक से आए होंगे। तो कोक का जो ये कर्व था पहले, डिमांड कर्व, ये ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा? ये कहां पे जाएगा? नीचे को आ जाएगा। और नीचे को क्यों आएगा? क्योंकि अब उसके जो अपने कस्टमर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और वो किसके पास ट्रैवल करेंगे? क्योंकि पेप्सी ने अपनी प्राइसेस क्या कर दी हैं? 5 रुपए से कम कर दी। इसी चीज को एक और वे में समझते हैं। इसकी मैं अब चेन बनाता हूं, आसान सी चेन करते हैं। प्राइस ऑफ पेप्सी बड़ी है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी कम या ज्यादा? कम। जिससे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक, पहली बात मुझे बताएं इसमें गलती क्या है? यहां पे क्यू डी नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? डी, सिर्फ डी आएगा। अब मुझे बताइए, पेप्सी की प्राइस बढ़ी, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? ये जो चेंज था, दिस वॉज चेंज इन क्वांटिटी, और ये जो चेंज है
चेंज इन डिमांड, इसको बना लें। मैं आपके पास आके आपको बता देता हूँ सर, मुझसे पूछ लें सर, मुझे बताइए, हुक्म करें। उसको हुक्म, आपका सवाल था, हुक्म करें। मैं सर आपके पास, बताएं। नहीं बैठूंगा, नहीं बताएं। पेप्सी की मतलब कि बढ़ रही है, पेप्सी बढ़ रही है, पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है, इसकी क्वालिटी जैसे ही पेप्सी की प्राइस बढ़ी, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जी सर। तो पेप्सी के बढ़ने से मुझे बताइए लोग पेप्सी के पास रहेंगे या कोक के पास चले जाएंगे? कोक के पास है, यानी कि पेप्सी की अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो कम जाएगी, हो जाएगी, जिसकी वजह से कोक की डिमांड बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। अब सवाल ये होता है कि मैंने वहाँ पे QD लिखा है और वहाँ पे क्या लिखा है, D लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि वो चेंज हो रही है, कोक चेंज हो रही है अदर देन प्राइस फैक्टर्स, और पेप्सी चेंज हो रही है अपने प्राइस फैक्टर के बेस पे। क्या कंफ्यूजन है? समझ नहीं लग रही। पेप्सी की प्राइस बढ़ी, जी सर। पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोक की क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, यहाँ तक पता? हमने वर्ड QD का क्यों यूज़ किया था? QD क्वांटिटी डिमांड, हाँ, क्यों यूज़ किया था हमने ये वर्ड? QD का ये वर्ड क्यों लिखा था, बताएं। सर जी वो क्वांटिटी डिमांड है ना। हाँ, तो QD का वर्ड क्यों लिखा था? QD क्यों, मतलब QD में और D में क्या फ़र्क है? सर ये डी केला डिमांडेड है, क्यों? और D और QD में मेन फ़र्क क्या सर है? ये वो हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे ना कोक का, बेसिकली ठीक है। डिमांडेड है। मैंने आपको ये बताया था कि हम क्वांटिटी डिमांडेड उस वक्त लिखते हैं जब उसकी अपनी प्राइस की वजह से चेंज आ रही जी है। सर। तो पेप्सी की अपनी प्राइस की वजह से उसकी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, जी सर। जिससे कस्टमर कहाँ पे जाएगा? सब्स्टिट्यूट की तरफ। क्या सब्स्टिट्यूट की प्राइस पे कोई फ़र्क पड़ा? नो सर। तो वहाँ मैं वर्ड QD लिखूँ, नो सर। वहाँ पे वर्ड क्या आएगा? डिमांड। डिमांड। अब देखो, जी सर। आप समझ रहे बात? डिमांड की हाँ, जब कस्टमर वहाँ से निकल के कोक के पास जाएगा बाय करने के लिए, इसका मतलब है कि कोक ने बैठे बिठाए उसी प्राइस के ऊपर कस्टमर पकड़ लिए। और क्यों पकड़े? क्योंकि पेप्सी ने अपनी प्राइसेस को खामखा बढ़ा दिया। नहीं, उन्होंने बढ़ा दिया, पेप्सी ने बढ़ाया, तो वो कस्टमर किसके पास गए हैं? कोक के पास गए। कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई। कोक की भी उतनी प्राइस नहीं पेप्सी की प्राइस पहले दोनों की प्राइस 5 रुपये थी, पेप्सी ने 5 बढ़ा के 10 कर दी, मगर कोक 5 पे ही है। तो कोक की प्राइस चेंज हुई? नहीं। मगर जब उन्होंने 5 से 10 पे किया, तो वो जो कस्टमर महंगा बाय नहीं कर सकता था, वो 5 रुपये वाली आइटम लेने के लिए जब मार्केट में जाएगा, उसको फ्रिज में 2 बोतलें मिल रही हैं, एक पेप्सी और एक कोक, कौन सी बाहर निकालेगा? कोक। तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि मैंने कोक की डिमांड क्यों कहा है, कोक की क्वांटिटी डिमांडेड क्यों नहीं कहा? कोक ने अपनी, क्योंकि कोक ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की। तब क्लियर है? शुक्र। हाँ जी, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। एनी कन्फ्यूजन? अगर आप चाहते हैं तो इंडिविजुअल सर्विसेज भी मैं दे सकता हूँ, कुर्सियों पे आगे भी बता सकता हूँ। चलिए, आखिर 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोक और पेप्सी 5 रुपए की थी दोनों मार्केट में। पेप्सी ने खामखा प्राइस 5 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कर दी। एक कस्टमर जिसकी इनकम चेंज नहीं हुई, वो मार्केट में जाता है, उसके जेब में 5 रुपए ही हैं, सामने 2 बोतलें पड़ी हुई हैं, 10 वाली पेप्सी, 5 वाली कोक, दोनों 250 ml की हैं, दोनों आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। वो कौन सी बोतल फिर से बाहर निकालेगा? जो 5 रुपए की है वो कौन सी है? कोक। 10 वाली पेप्सी बाहर क्यों नहीं आई? उसके पास पैसे, क्योंकि इनकम रिमेन्स। तो अब ये जो कस्टमर ने शिफ्ट किया है, कस्टमर ने मूव किया है, तो ये कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन
और अगर इसको करने से बैठे बिठाए कोक ज्यादा बिकनी शुरू हो गई या कम? ज्यादा, क्योंकि कोक और पेप्सी की प्राइस पहले भी 5-5 थी, मगर पेप्सी ने बढ़ा के 10 कर दी और कोक अभी भी कितने पे है? हर वो कस्टमर जो कि 10 रुपए की पेप्सी अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या बाय करेगा? तो अब ये देख लें, पेप्सी के बढ़ने से, उसको बना लेते हैं, पेप्सी के बढ़ने से, पेप्सी की प्राइस के बढ़ने से उसकी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। यानी कि उसी ग्राफ पे रहते हुए मुझे बताइए, मैं ए से बी पे जाऊं या बी से ए पे जाऊं? तुक्का ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं, इसको देख लें, देख लें, देख लें। ये क्वांटिटी वर्सेस ये क्वांटिटी, अगर मैंने कम करना है तो बी से ए पे जाऊंगा, तो ये क्या कहलाएगी? मूवमेंट। और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होने से जो कोक की डिमांड बढ़ रही है, ये कोक वाले एकदम से परेशान हो जाएंगे कि एकदम से हमारी बोतलें मार्केट में ज्यादा बिकनी शुरू हो गई है। पता चलने पे चलेगा कि पेप्सी ने अपनी प्राइस क्या कर दी थी? ज्यादा कर दी थी। तो पहले ये D1 था, अब क्या हो जाएगा? D2, और उसी प्राइस पे होगा जिस प्राइस पे पहले वो चार्ज करते थे। पहले भी 5 पे था, पहले 5 पे 100 यूनिट्स बिकते थे, अब 5 पे कितने बिकने शुरू हो जाएंगे? 200 कर लें, कुछ भी कर लें। डन। ये जितना भी तक आप लोगों ने पढ़ा है ना, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। अगर, अच्छा एक बात बताएं, मार्केट में क्या सिर्फ कोक पेप्सी बिकती है? और भी बोतल्स हैं, उनका भी आपस में कंपटीशन होगा। तो अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, वो बन जाएगी क्या? मार्केट डिमांड। क्या बन जाएगी? ये प्राइस इफेक्ट और ये QDA का इफेक्ट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये बनेगा ब्लू वाला ग्राफ। अगर मैं QDB का बनाऊं उसी प्राइस पर रख के, तो ये बनेगा D2। और अगर मैं दोनों की डिमांड को इकट्ठा करके बनाऊं, यानी कि 5 + 0 5, 5 + 10 15, 10 + 15 15 + 20, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, तो ये ग्रीन वाला कर्व मुझे नजर आएगा। ये आपने बना के आना, इसको लिख लें, ये आप लोगों ने बना के आना। और ये वाली डिमांड वाला कौन सी है? अच्छा ये बताएं, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है या चेंज इन डिमांड है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। और ये लेक्चर मैंने अवेलेबल कर दिया है ग्रुप के अंदर, इसका PDF मैंने डाल दिया है, किताब में भी ये बना होगा। ठीक है, तो पहले आपने A का बनाना है, फिर आपने B का बनाना है, फिर आपने दोनों को प्लस करना है, और क्या आएगी आपके पास? मार्केट डिमांड, और फिर उसका आपने ड्रॉ करना है। हो जाएगा? यार मैं इतना फेमस तो नहीं हुआ अभी तक, आप लोगों ने कैमरे निकाल लिए। ठीक है जी, डिमांड हमारा खत्म हुआ। कल हम लोगों ने बात करनी है सप्लाई के ऊपर, और अगर आपको डिमांड समझ आ गया तो सप्लाई इसका रिवर्स था। डिमांड है बायर के पर्सपेक्टिव से, सप्लाई होगी। चले एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, डिमांड में प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई थी, सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई में अगर प्राइस बढ़ती है तो फ़ायदा किसको मिलेगा? सप्लायर को। तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बारे में कल बात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये आप लोगों ने बना के आना।